जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। हमारी जो ईवीएस की क्लास है जिसमें पार्ट 4 आज हम लेकर आए हैं आपका हमारे पेड़ पौधों का। तो पेड़ पौधे आज की क्लास लास्ट रहेगी। इसके बाद आज का ये टॉपिक जो आपका इतना लंबा हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा डिटेल में था, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को थोड़ा सा लंबा कर दिया। बस आज की क्लास में ये एंड हो जाएगा। अब आपका ये टॉपिक आज की क्लास में कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हम इसको एक थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जो हमारे आपकी वर्ग 3 मतलब आपकी जो MP टेट में वर्ग 3 में जो आपका 5 टॉपिक्स होते हैं, जो 5 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका EVS 30 मार्क्स का आता है। उसके लिए हम हमारी EVS की क्लासेस आप लोगों के लिए चला रहे हैं और उसकी ही तैयारी कर रहे हैं। तो हम डिटेल क्लास लेके आए हैं, थ्योरिकल क्लासेस हैं ये आपकी, ताकि आपको डिटेल में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। देखिए, जब तक हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो हम उसकी MCQs भी अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी तो हमें डिटेल की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डिटेल पता होना चाहिए। इसके बाद ही हम MCQs आपके लिए सॉल्व करवा सकते हैं। तो चलिए हम डिटेल क्लास के स्टार्ट कर देते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, ये हमारी EVS की क्लासेस चल रही हैं आपके लिए। और वर्ग 3 MP जो टेड है, वर्ग 3 में जो आपके टॉपिक्स हैं EVS के, मैं उनकी टॉपिक वाइज क्लासेस लेके आ रही हूँ, जिसमें हमारा जो आज का पेड़ पौधे वाली जो क्लास है इसका पार्ट 4 है ना, क्लास नंबर 7 है। अगर आपने और क्लासेस नहीं देखी हों पहले की, तो वो भी ज़रूर देख लें, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट क्लास है। EVS की जो भी क्लासेस मैंने डाली हैं सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं। EVS की 7th क्लास है। ये हमारी अल्टरनेटेड डलती है, क्योंकि हिंदी की भी डलती है और इसके बाद हमारी EVS की भी डलती है। हिंदी में अभी संधियाँ चल रही हैं, है ना, तो आप वो देख सकते हैं। समाज भी आपका स्टार्ट हो गया है और आपके वाक्य वगैरह शब्द वगैरह हिंदी में आपको पढ़ा चुके हैं। और मैं EVS की अगर आपको बताऊं तो हमने हमारा परिवार पढ़ लिया है। फिर इसके बाद जंतु से रिलेटिव जो भी टॉपिक था वो भी कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हमने पर्यावरण में EVS में हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनमें पोषण जो होता है उसका पूरा मैंने आपको डिटेल में आपको क्लास दी है। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देख लें। नए स्टूडेंट हो तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा प्रदूषण। तो पेड़ पौधों में जो प्रदूषण से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं हम उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं। वैसे प्रदूषण से तो आप सब जानते हैं, प्रदूषण के बारे में हमने छोटे बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी चीज़ें प्रदूषण के बारे में पढ़ी हैं, मगर फिर भी थोड़ी वो चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। और वैसे भी आप लोग पूरा समझते हैं प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जो पेड़ों को थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, अलग से रिएक्ट करते हैं, वो हमने देख लिया। बाकी प्रदूषण के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, इसलिए मैंने वो प्रदूषण को ज़्यादा डिटेल नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले प्रदूषण का प्रभाव देखते हैं, पौधों पे प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, फिर आगे चलते हैं। तो पौधों पर जो प्रदूषण होता है, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, या ध्वनि प्रदूषण हो, रेडियो एक्टिव प्रदूषण हो, इन सब के जो प्रदूषण के प्रभाव से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित होती है। इनसे क्या होता है, जो प्रदूषण होते हैं इनसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। पौधों में अम्लीय वर्षा के माध्यम से सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आ जाते हैं, है ना। जैसे अगर वायु प्रदूषण से लेते जाएं, अगर वायु प्रदूषित है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होगी। और अगर आपका जल प्रदूषण से लेके जाएं तो जल प्रदूषण में वर्षा, अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधे जो हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिनके कारण क्या हो जाती हैं, उनकी पत्तियां झुलस जाती हैं, जल जाती हैं, क्योंकि एसिड रेन होता है। एसिड आपका क्या करता है, तो एसिड जो होता है वो पूरे पेड़ पौधों को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है, जिसके कारण आपकी जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ, उनकी जड़ें, मिट्टी, मृदा वगैरह ये सब खराब हो जाती है एसिड रेन से। तो पेड़ पौधों पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। वायु प्रदूषण के कारण पत्तियों पर होने वाले त्वरित प्रभाव, रंगीन हो जाते हैं। पत्तियां कैसी होती है, अगर वायु वहाँ की अच्छी नहीं है, वायु खराब है, तो पत्तियां कैसी हो जाएंगी, वहाँ की खराब हो जाएंगी, है ना। उनके रंग जो हो जाएगा, अब उनके रंग चेंजेस होने लगेंगे, रंग आपके ख़राब होने लगेगा, है ना। तो ये इस तरीके के प्रभाव हमें किस पे देखने को मिलते हैं, तो ये सारे प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं एक पेड़ों पर, है ना, पेड़ पौधों पर ये सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब सबसे पहले प्रदूषण के बारे में जाना हमने कि प्रदूषण का कैसे प्रभाव पड़ता है। अब एक एक करके थोड़ा प्रदूषण के बारे में जान लेते हैं और उन प्रदूषण को पेड़ पे क्या प्रभावित कर रहे हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड कर लेते हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उस चीज़ को कनेक्ट भी कर पाएंगे। सबसे पहले हम वायु प्रदूषण को लेते हुए चलते हैं कि वायु प्रदूषण का जो प्रभाव होता है वो मिट्टी में भारी
धातुओं जैसे जैसे प्रदूषक जो होते हैं। अब वायु प्रदूषण क्या करता है, जो मिट्टी में भारी धातु होती है, कल मैंने आपको पोषण पढ़ाया था, तो उसमें हमने पोषण तत्वों से रिलेटिव पढ़ा था, पेड़ पौधों में मिट्टी से कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त हो रहे थे उनको, है ना। तो ये सब हमने कल की क्लास में कंप्लीट करा था। उसी तरीके से जो धातुएं होती हैं, भारी धातुएं जो होती हैं, वो धरती में, मतलब हम बोल सकते हैं मिट्टी में, मृदा में पाई जाती हैं, है ना। उन्हें जैसे प्रदूषक होते हैं, कुछ प्रदूषक जमाव का कारण बन जाते हैं, और वो क्या हो जाती हैं, धातुएं जो होती हैं वो कुछ है ना प्रदूषक जमाव का, क्योंकि धातुओं में अब कोई भी रेडियो एक्टिव हो या प्रदूषण में उड़ने वाली कोई ऐसी क्रिया हो, कोई ऐसी गैस हो जो हानिकारक गैस हो, वो उन धातुओं से क्रिया कर लेगी, तो उससे प्रदूषक इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे जमा हो जाते हैं, जो शुरू में जड़ों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तो ये किसको प्रभावित करेंगे, आपकी जड़ों को प्रभावित करेंगे। जो आपके धातु जो वगैरह हैं हानिकारक, जो आपके जो आसपास की जो वायु है वो क्या कर रही है, सबसे पहले जड़ों को, क्योंकि मिट्टी में है भारी धातु, उसको प्रभावित कर रही है, जिसके कारण क्या प्रभावित हो रही हैं, आपकी जड़ें प्रभावित हो रही हैं। फिर पौधों में मिट्टी के संपर्क में को पकड़ने की क्षमता में बाधित हो जाती। अब क्या हो जाता है, इससे अगर इनमें प्रदूषित हो जाएंगी, ये क्या आपकी जड़ें प्रदूषित के कारण खराब हो जाएंगी, तो ये मिट्टी को पकड़ने की जो उनकी क्षमता है वो कैसे होने लगेगी, बाधित होने लगेगी, है ना। वो पकड़ने की क्षमता कैसी हो जाएगी, बाधित। फिर विभिन्न पौधों की संरचना में संपत्ति का हिस्सा, है ना, परिवर्तन, है ना, होने लगेगा। क्या होने लगेगा, उनकी धीरे धीरे पेड़ पौधे कैसे होने लगेंगे, कमज़ोर होने लगेंगे, है ना। उनके जो पोषण तत्व है वो धीरे धीरे कैसे होने लगेंगे, अपन बोल सकते खराब होने लगेंगे, वो उसको सही से ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। अगर जड़ी ही कमज़ोर हो जाएंगी तो पोषक तत्व ही ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो पेड़ पौधे धीरे धीरे कैसे होने लगेंगे, सूखने लगेंगे। उनकी जो पोषक क्षमता है, जो उनके विकास की क्षमता है, वो धीरे धीरे गिरावट हो जाएगी। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा आपका, तो वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप पौधों की कई तरह के दबाव के अधीन, हम सिंपल अगर समझें इस चीज़ को, तो पौधे में भी दबाव उत्पन्न हो जाएगा। किस तरीके से, कि उनका विकास ही नहीं हो पाएगा, वो उस तरीके से विकसित ही नहीं हो पाएंगे जिस तरीके से नॉर्मल पेड़ पौधे एक स्वच्छ वातावरण में विकसित होते हैं, उस तरीके से पेड़ पौधे विकसित ही नहीं हो पाएंगे। वनस्पतियाँ वायु प्रदूषण से प्रभावित हो जाएंगी। जो आसपास हमारी जितनी भी वनस्पतियाँ हैं वो सब वायु प्रदूषित से कैसे हो जाएंगी, प्रभावित हो जाएंगी, है ना। प्रदूषण के कारण कैसे हो जाएंगी, प्रभावित। उनकी पत्तियाँ जहरीली हो जाएंगी। जो एक औषधि अगर हम तौर पे भी प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी कैसी हो जाएंगी, जहरीली हो जाएंगी, और वो आपके जिस भी हम बोल सकते हैं रोग के लिए हम उनका उपचार करेंगे, तो वो रोग भी उससे ठीक नहीं हो पाएगा। और नए रोग और नए रोगों की समस्या, गंभीर तरीके की जो समस्या वो धीरे धीरे संपर्क में आएगी, है ना। भविष्य में पौधे एक ही नेटवर्क प्रजातियों की गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता, ये हम बोल सकते हैं धीरे धीरे अब जो प्रदूषण फैल रहा है उससे भविष्य में पेड़ पौधों की जो नेटवर्क की प्रजातियों की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कैसे होने लगेगी, खत्म होने लगेगी। और गंभीर तौर पे इसका प्रभाव हम लोगों को देखने को मिल सकता है, तो है ना। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा जल प्रदूषण। अभी हमने वायु प्रदूषण के प्रभाव देखे हैं, अब हम जल प्रदूषण देखते हैं। जल प्रदूषण के क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब जैसे कार्बनिक अपशिष्ट अगर पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ हैं, है ना, रोगजनक पदार्थ है, रेडियोधर्मिक अपशिष्ट वगैरह जो होते हैं, है ना, ये क्या कहते हैं, फाइटोटॉक्सिस जो होते हैं, ये तब होता है जब पौधों, अब एक फाइटोटॉक्सिक क्या होता है पहले ये समझ लीजिएगा। ये तब होता है जब पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से पानी में घुलनशील जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी जिन्हें प्रदूषक बोलते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं, उसे बोलते हैं फाइटोटॉक्सिस, है ना, टॉक्सिसिस। मतलब हम बोल सकते हैं जहरीली का होता है। और जो पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो जल के माध्यम से प्रदूषण को ग्रहण कर लेती हैं, उस घटना को बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है अगर ये क्या चीज़ है, ये किन में देखने को मिलती है, पौधों में देखने को मिलती है, और ये किस प्रदूषण का प्रभाव है, तो ये जल प्रदूषण का प्रभाव है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है ना। तो जल प्रदूषण से और भी देखिए कितनी सारी समस्या होती हैं। आसपास जल प्रदूषण अगर आपको देखने को मिलेगा, जल रहेंगे वहाँ, पेड़ पौधे रहेंगे, तो धीरे धीरे उनकी प्रजातियाँ कैसी होने लगती, गायब होने लगती हैं। धीरे धीरे जो प्रजातियाँ रहती हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ होती हैं, वो धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। कैसे होने लगती, क्योंकि प्रदूषण के कारण उनके जो संपर्क, उनका जो रहने की एक हम बोल सकते हैं
वातावरण रहता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। वो नष्ट वातावरण के कारण वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते, रह नहीं पाते, जिसके कारण वो धीरे धीरे वहाँ पे जो भी वनस्पतियाँ, औषधि, सर्व वगैरह जो होती हैं वो धीरे धीरे विलुप्ति की ओर चली जाती हैं और वहाँ से नष्ट हो जाती हैं। ये भी आप अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा। अब देखते हैं हम लोग ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव देख लेते हैं। हम किसका प्रदूषण का, अब हम ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव देखते हैं आपके जल पेड़ पौधों में। इनका प्रभाव देखिए तो ये कैसे प्रभावित होती हैं, चलिए इनको समझते हैं हम। चलिए, अब ध्वनि प्रदूषण से क्या सामुदायिक प्रभाव देखने को मिलता है चारों ओर। देखो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव तो मानव पे भी इतना पड़ता है, तो सच ये पेड़ पौधे जो आसपास हमारी जो प्रकृति है उस पर भी कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। अब देखिए ध्वनि से क्या होता है, पेड़ पौधों के जो समुदाय होते हैं वो व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं। उनका जो समूह है वो भी कैसा हो रहा है, व्यापक रूप से प्रभावित होता है ना। शोर से पौधों की जो बातचीत के तरीके में बदलाव आ जाता है। पेड़ पौधों के जो बातचीत करने का बदलाव है वो भी बदल जाता है। अब उसकी जो हम बोल सकते हैं नॉर्मल, अब आप बोलोगे पेड़ पौधे कैसे बातचीत करते हैं, जिन्हें हमको समझ में नहीं आता है, मगर प्रकृति इस चीज़ को ज़रूर समझती है ना। तो उनमें भी एक जब वो पेड़ जीवित हो सकते हैं तो उनमें सांस लेने के तरीके, उनमें जो भी उसके आसपास की जो भी वातावरण होते हैं वो भी कैसे होने लगते हैं, धीरे धीरे प्रदूषित होने लगते हैं। तो उनमें भी क्या आने लगती है, रुकावट आने लगती है और उनकी वृद्धि में भी रुकावट आने लगती है। इसके बाद शोर से पेड़ पौधों के समुदाय में दीर्घकालीन व स्थायी परिणाम देखने लगते हैं। दीर्घकालीन धीरे धीरे इनमें पेड़ पौधे वगैरह जो भी आसपास जो हमारी प्रकृति होती है उसमें ये प्रभाव एकदम से नहीं दिखाई देते। ये प्रभाव कैसे आते हैं, धीरे धीरे दिखाई देते हैं। जो प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, इनके परिणाम जो देखने को मिलेंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे, एकदम से आपको ये परिणाम देखने को नहीं मिलते। तो ये आप अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा, साथ साथ में समझते हुए भी चलिएगा। अब आगे देखते हैं। चलिए, अब हमने ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव भी देख लिए। अब हम देखते हैं वन को संरक्षित रखने के उपाय, है ना। जो हमारे टॉपिक नेक्स्ट आएगा, वन संरक्षण रखने के उपाय। अभी तक हमने प्रदूषण देखा। प्रदूषण में मैंने आपको 3 प्रदूषण के बारे में बताया। कौन कौन सा, आपका ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। ये मेन कारक है। बाकी और भी प्रदूषित कारक होते हैं, और भी प्रदूषण होते हैं जो आपके पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं, मगर जो मेन प्रदूषक हैं वो मैंने आपको इस क्लास में बता दी। अब आगे चलते हैं, वन संरक्षण के उपाय देखते हुए चलते हैं। अब वन संरक्षण रखने के उपाय क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो कटाई पे नियंत्रण लगाना पड़ेगा, है ना। कटाई पे नियंत्रण लगेगा तो इससे क्या होगा, वनों की कटाई कम होगी तो प्रदूषण भी धीरे धीरे कम, स्तर भी कम होगा। आसपास ज़्यादा आपको पेड़ पौधे लगे दिखेंगे तो वहाँ पे वातावरण भी स्वच्छ होता है, वहाँ पे शोर शराबा भी आपको कम सुनाई देता है। तो इसलिए आपने सुना होगा कि रोड के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ये क्यों लगाए जाते हैं, ध्वनि प्रदूषण और जो प्रकाश के रातों में आने वाला जो प्रकाश के कारण जो प्रदूषण होता है उससे बचाव के लिए रोड के किनारे पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्योंकि आपके जो पेड़ पौधे होते हैं वो आवाज़ को भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसको भी रोकते हैं, है ना, जिसके कारण प्रदूषण कम फैलता है, मानव पर प्रदूषण का प्रभाव कम होने लगता है। फिर इसके बाद आप देखने के वनों को काटने, वृक्षारोपण करें, है ना। अब नए नए वृक्ष रोड के किनारे, आपके घर के आसपास आप सब में वृक्ष लगाएं, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष होंगे, जितने भी होंगे तो वो प्रदूषण अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कम हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग, है ना, वनों की आग से सुरक्षा। अब आपने देखा होगा जब वन गर्मियों का समय आता है तो वनों में कितनी आग लगने लगती है ना, चारों ओर, है ना, आग बागाग्नि होने लगती है, चारों ओर अग्नि फैल जाती है। इससे क्या होता है, वन जल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जलने में समय नहीं लगता, उनको वापस बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये आज अच्छे से समझते हुए चलिएगा। फिर आगे देखें तो वनों को रोगों से बचाना, कीटनाशकों से बचाना, दवाइयों का प्रयोग, जो खेतों में होने वाली जो दवाइयाँ हैं उससे मृदा प्रदूषित होती है, और वो मृदा और आसपास अगर कोई से बड़े बड़े पेड़ पौधे लगें तो वो धीरे धीरे जो कीटनाशक है वो किस में जाते हैं, धरती में जाते हैं, और उसी बारिश होने पे वो और अंदर की ओर चले जाते हैं। तो उनको एब्जॉर्ब कौन कर लेते हैं, हमारे बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं जड़ों के माध्यम से, तो वो भी प्रदूषित होने लगते हैं और धीरे धीरे उनका प्रभाव, जो कीटनाशकों का प्रभाव भी आपको उनमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग।
अब देखिए, फिर वन संरक्षण के नियम पर व कानून की कड़ाई से पालन करना। अब कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इन नियमों का बहुत अच्छे से पालन होता है, पर कहीं पर नहीं होता। तो जिन स्थानों पर इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है, उन स्थानों पर इन नियमों का कड़े से पालन हो, इसका हम भी ध्यान रखें और गवर्नमेंट भी ध्यान रखे। साथ में वनों में ईद गिर्द जो खाने खोदने की जो अपन बोल सकते हैं ना, जो खदानें खोदी जाती हैं, जो तांबे लोहे वगैरह की जो बड़ी बड़ी खदानें होती हैं, और इसे हम बोल सकते हैं जैसे कोयले की खदानें होती हैं, है ना, वहाँ पे कितना प्रदूषण वाला एरिया होता है, वहाँ पे कितना प्रदूषण आपको देखने को मिलता है उन एरियाओं में। तो वहाँ पर नियम लागू करने चाहिए कि वहाँ पे अगर आप खोद रहे हैं तो पेड़ पौधों को भी लगाएं वहाँ पर, है ना। तो इन नियमों का पालन हो वहाँ पे। टिकाऊ भूमि उपयोग प्रथाओं को अपनाना चाहिए, जो भूमि को रक्षा कर सके, ऐसी हमें जो प्रथाएं हैं उनको अपनाना चाहिए। साथ में फिर क्या, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक शिक्षा की जागरूकता है। जागरूकता सबसे मेन चीज़ होती है, जागरूकता, है ना। हम नियम तो बना सकते हैं, मगर नियम जब तक पालन नहीं किया जा सकता जब तक उनमें जागरूकता ना हो। हमने नियम तो हज़ारों बना लिए, पर नियम को जो लागू करने वाले, नियम को जो फॉलो करने वाले, अगर वही फॉलो नहीं करेंगे तो नियम और का कोई हम बोल सकते हैं ना, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। वो कोई कारण के ही नहीं रहेंगे, वो किसी मतलब के ही नहीं रहेंगे। तो आप भी अपने आसपास पेड़ों को लगाएं, और पेड़ अगर कोई सा पुराना बहुत बड़ा वृक्ष अगर वो कट रहा है तो उसे कटने से भी रोकें। साथ में वन संसाधनों का उपाय पर्यावरण एवं विकास दोनों में के ही हित में होने चाहिए। अब वन संसाधन जो है उनका उपाय जो है वो पर्यावरण और विकास दोनों के हित में होने चाहिए। कहीं कहीं क्या होता है, विकास के कारण, है ना, पेड़ों को कटाई, वन की कटाई करवा दी जाती, मगर उसके बदले उस भूमि पर जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ पे अगर हम पेड़ पौधे लगाएं तो जो कटाई है उसकी भरपाई भी करना है ना। जो आप जिस चीज़ को ले रहे हो उसकी भरपाई करते रहो, तो वनों को भी नुकसान नहीं होगा, नए वन बनेंगे, और साथ में जंतुओं पर भी इसका प्रभाव अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। फिर सरकारी आज्ञा, वृक्ष काटने पर सम्मान, है ना, संख्या, है ना, वृक्षों का रोपण किया जाए। अगर आप एक वृक्ष काट रहे हैं तो 2 लगाएं, है ना। उससे क्या होगा, आपके एक वृक्ष काटने से इतना नुकसान होगा, तो जब आगे और भी अगर कोई वृक्ष कट रहा है तो उसकी भरपाई आपके लगाए हुए वृक्षों से की जा सके, है ना। तो चलिए, अब हमने देख लिया, वनों का महत्व देख लिया, जो हमारे जीवन और हमारी संस्कृति, साथ में हमारे आसपास के जंतुओं के लिए कितनी ज़रूरी हैं। आगे देखते हैं अब हम पढ़ेंगे वन नीति। वन नीति कौन सी वन नीति पढ़ते हैं हम? अब हम वन नीति 2018 की वन नीति पढ़ते हैं, फिर 2019 की वन नीति पढ़ेंगे, फिर इसके बाद वनों का महत्व भी देखते हुए चलेंगे, है ना। फिर हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। बस 2 टॉपिक और आपको देखने को मिलेंगे, इसके बाद आज का जो टॉपिक रहेगा, जो हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कोई नए स्टूडेंट हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर क्लास लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करें, और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। चलिए आगे चलते हैं। अब वन नीति 2018 की वन नीति को देख लेते हैं। तो ये देखिए, वन नीति बनाने का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले तो प्रबंधन करना, उनका संरक्षण करना मेन उद्देश्य होता है आपका वन नीतियों को बनाने का, है ना। जो पर्यावरण एवं वन जलवायु को क्या कर सकते हैं, नियंत्रण मंत्रालय द्वारा इनको जारी किया जाता है। अब आपसे पूछ सकता है वन नीति को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा, पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है, इनको आपको लागू किया जाता है और जारी किया जाता है ना। इस नीति के प्रमुख, अब देखिए सबसे पहले लक्ष्य क्या है इसका, इन नीति का, है ना। सबसे पहले जो आपकी 2008 की जो वन नीति है, इसका लक्ष्य क्या है देखते हैं। 18 की वन नीति का, कि नीति का लक्ष्य भारत में कम से कम 1/3 भौगोलिक क्षेत्र पे क्या लगाना, वनों को लगाना। 1/3 क्षेत्र में, अगर आपका 1/3 आपका 3 हिस्सा है, जिसमें से 1 हिस्से पे वन होना अति आवश्यक है, क्योंकि आपकी जीवन और आपके प्रकृति संतुलन के लिए वनों का होना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए 1/3 आपकी ज़मीन पर तो क्या होना चाहिए, आपके वृक्ष जरूर लगे होने चाहिए। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, इसका लक्ष्य है। फिर इसके बाद पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में वाले एरिया में देखते हैं, तो नीति के उद्देश्य से
नीति के उद्देश्य पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 क्षेत्रों पर वनों एवं वृक्षों का अंतर्गत होना चाहिए। और जहाँ पर जैसे मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पे 1/3 भूमि पर होना चाहिए, मगर कोई आपका पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पे 2/3 भूमि पर, मतलब एक हिस्सा आपका खाली होना चाहिए और 2 हिस्से पर क्या होने चाहिए, वन लगे होने चाहिए, है ना। योजना एवं परियोजना पर प्रतिबंध लगाएं। अगर कोई सी योजना चल रही है वहाँ पर तो उन पर प्रतिबंध लगाएं। जो योजनाएं आपके पेड़ पौधों को कटाई से संबंधित हैं, ऐसी योजना जो आपके वनों को नाश कर रही हैं और आपके जिनसे आपको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है, बेनिफिट नहीं है, तो ऐसी नीतियाँ जो होती हैं उन पर आप क्या लगा सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं, है ना। तो वन जो परियोजना वगैरह हैं उन पर प्रतिबंध लगाएं, है ना। नीति का उद्देश्य वनों में हस्तक्षेप करने वाली योजना एवं परियोजना पर क्या लगाना, नियंत्रण लगाना, है ना। ताकि आपकी जो योजनाएं वगैरह, जो कुछ योजनाएं जो रहती हैं जो आपके वनों को तो नुकसान देती हैं, साथ में आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देती हैं, तो ऐसी योजना जो आपके विकास के लिए ज़रूरी है, उन योजना के लिए अगर वन कट रहे हैं तो उनके वनों को काटा जा सकता है, पर उसके स्थान पर हम नए क्षेत्र में वन लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर इसके बाद आ जाएगा पारिस्थितिक रूप में, मतलब जो हमारी पारिस्थितिक रूप में संवेदनशील क्षेत्रों को स्थिर करना। पारिस्थितिक रूप में क्या करना, संवेदनशील जो क्षेत्र हैं उनको स्थिर करने के लिए नीति का उद्देश्य पेड़ और घास लगाकर तथा मृदा एवं जल संरक्षण के उपाय से पारिस्थितिक रूप में संवेदनशील क्षेत्रों को स्थिर करना। क्या करना, संवेदनशील स्थितियों को क्या करना, स्थिर करना। जो कोई संकटकालीन स्थिति आ रही किसी क्षेत्र में तो वहाँ पर पेड़ पौधों को लगाएं, घास को लगाएं, है ना, जिससे परिस्थितिक जो बिगड़ रहा है, परिस्थितिक जो नियंत्रण अनियंत्रित हो रहा है उसको नियंत्रित किया जा सके। साथ में फंडिंग, अब फंडिंग से रिलेटिव देखते हैं कुछ, है ना। नीति के उद्देश्य में आपके राष्ट्रीय क्षेत्रों से प्राप्त धन का उपयोग हरियाली एवं बुनियादी ढांचे का अन्य विकास गतिविधियों को जोड़ने के लिए किया जाए। अगर आप चाहें तो फंडिंग भी कर सकते हैं, अगर आप सरकार के लिए आप इसका फंड भी दे सकते हैं। आपकी जो भी आपको फंडिंग करना हो तो आप फंडिंग भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से पेड़ पौधों को लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप देखिए कितने सारे लोग अपनी अपनी तरफ से पेड़ पौधे वृक्षारोपण के लिए एक योजनाएं चलाते हैं या खुद ही अपने मन से एक अभियान टाइप का चलाते हैं कि पेड़ पौधे लगाएं। कितने सारे लोग प्रकृति के लिए काम करते हैं और वो लोग कितने सारे हम बोल सकते हैं कितने सारे चलाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ अभियान उनके चलते ही रहते हैं पेड़ पौधों से रिलेटिव। कोई 1000 पौधे लगाएगा, कोई 1 करोड़ पौधे लगाने का, इतने सारे पौधे लगाने का वो अभियान चलाते। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से प्रेमी होते हैं और प्रकृति को संतुलित करने के लिए इन सारे अभियानों को चलाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय के निकाय। अब जो राष्ट्रीय स्तर के निकाय हों, मतलब एनजीओ वगैरह जो होते हैं, है ना, बोर्ड वगैरह जो होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने और कहीं पे भी अवैध रूप से अगर पेड़ कट रहे हैं तो उनको सुरक्षित करना, है ना, उनको कटाई से रोकना, उनकी कंप्लेंट करना। और कुछ पेड़ जिसे हम जंगलों से अवैध रूप से कटाई कर दी जाती है, उनसे वनस्पतियों को अवैध रूप से निकाल लिया जाता है ना, उनकी वनस्पतियों को ख़राब कर दिया जाता है, तो उनको रोकने के लिए क्या करते हैं वो लोग अभियान चलाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचाया जा सके, उनमें होने वाली जो समस्याएं उनको दूर किया जा सके, ताकि पेड़ों को नुकसान ना हो और हमारी प्रकृति को संतुलित बनाए हम रख सकें। साथ में इसके बाद हम आगे देखें तो राजकीय वानिकी बोर्ड। अब राजकीय वानिकी बोर्ड क्या करता है कि नीति के उद्देश्य अंतर क्षेत्रीय अभिसरण, है ना, सुनिश्चित करना। इसके बाद प्रकृति सरल बनाए और विवादों को सुलझाने के लिए राज्य जो वन बोर्ड है वो स्थापित करना। अपने अपने राज्य में एक वन बोर्ड की स्थापना करना, जो वन से संबंधित आपके राज्य में जितने भी एरिया में वन आ रहे हैं उनको क्या करके रखना, संतुलित करके रखना, उनको बचा के रखना। और ज़्यादा से ज़्यादा जो खाली पड़ी भूमि है, जो राज्य की खाली पड़ी भूमि है जिस पर कोई भी कार्य नहीं होता है और उस पर कोई भी मतलब हम बोलते हैं अवैध रूप से कब्जा कर लेता है, तो उन भूमियों पर पेड़ लगाना ताकि आपका जंगल ज़्यादा के ज़्यादा वापस से विकसित हो सके और वापस से आपके पेड़ पौधों का विकास हो सके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद वन नीति 2019 की वन नीति देखते हैं। अब 2019 में क्या मुद्दे आए थे, देखिए वैसे सबसे ज़्यादा वन आपको भी पता है मध्य प्रदेश में है, एमपी में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। और इसमें क्या किया था, मेन जो नीति बनाई गई थी तो उसमें ये बोला गया था कि 33% भूमि पर, कितनी 33% भूमि पर वन होना आवश्यक है किसी राज्य की। अगर आपके राज्य है मध्य, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का आपका जो एरिया है ना, जो पूरे आपका भारत का कितना परसेंट है, तो पूरे भारत का आपका 9 कुछ %
परसेंट है ना, उस एरिया पे, है ना, अगर आप 9 पॉइंट पे भी आपके कितने परसेंट एरिया पे, 33% एरिया पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अभी हमारे मध्य प्रदेश में जो वन एरिया है वो कितना है, तो वो आपका कितने परसेंट है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर इसका आंसर दूंगी। तो मैं भी देखती हूँ आप लोगों को पता है कि नहीं पता। इस बार जो वन नीति आई थी 2019 की, उसमें हमारे मध्य प्रदेश में कितने परसेंट एरिया पे वन है, ये आपसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। तो आई होप आप सब लोग मुझे इसका आंसर ज़रूर देंगे कि मध्य प्रदेश के कितने परसेंट एरिया पे वन है ना, ये आंसर आपको मुझे देना है। फिर इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो भारत में कुल जो 2019 की रिपोर्ट आई थी, वन की रिपोर्ट, उसमें वृक्षों के आच्छादित वृक्ष कुल क्षेत्र में, आच्छादित मतलब कितने एरिया पे हैं, तो ये थे 8,07,276 वर्ग किलोमीटर एरिया पे वन है भारत में। ये किसका आपका है, तो ये भारत के बारे में मैंने बताया आपको। फिर ये कुल भौगोलिक क्षेत्र के, मतलब हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 24.56% एरिया पे क्या है, वन है। ये आपको अच्छे से याद रखते हैं, कितना 24.56% एरिया पे 256% जो एरिया है उस पर क्या है, वन है। तो ये आप अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा, है ना। इसका जो डेटा वगैरह कुछ है वनों से संबंधित, उन्हें ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा, है ना, ताकि आपके अगर पूछ लिया जाए वनों से संबंधित कोई भी डाटा आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए और आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे हमारा नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसके बाद हमारे पास आएगा पर्यावरण से संबंधित, है ना, वनों का महत्व देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, वनों का महत्व। अब वनों के महत्व के बारे में जानते हैं, वनों के महत्व को समझते हैं। वनों के महत्व, वन हमें क्यों आवश्यक है, इसका महत्व क्या है, उसके बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले पर्यावरणीय तौर पे अगर हम महत्व देखें वनों का, तो वो देखते हैं सबसे पहले हम कि वन वातावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। वन जो होते हैं वो वातावरण को क्या करके रखते हैं, संतुलित, उसको नियंत्रित करके रखते हैं, है ना, ताकि ऑक्सीजन आपूर्ति कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकें, है ना, ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीजन दे सकें, और जो आसपास के एरिया से जो निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे द्वारा छोड़ी गई है, उन सारी जो गैसें हैं, जो हानिकारक गैसें हैं, उनका क्या कर सकें, वो अवशोषित कर सकें और उनको सोख सकें, है ना। वनों की कटाई से प्रदूषण, मिट्टी का कटाव और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या बढ़ती हैं। अब क्या है, वनों की कटाई होने से क्या होता है, प्रदूषण तो बढ़ता है, ये देखिए प्रदूषण तो बढ़ेगा, साथ साथ मिट्टी का कटाव भी बढ़ता है, अब मृदा प्रदूषण भी बढ़ता है। अगर वनों, देखिए वन रहने से कितनी सारी चीज़ें संतुलित रहती हैं, जल संतुलित रहता है, फिर इसके बाद आपका मिट्टी संतुलित रहती है, मिट्टी के बाद आपकी जलवायु संतुलित रहती है। आपको अगर पता है तो एक लिप्टिस नामक जो पेड़ होता है, हमारे तो उसको लिप्टिस ही बोला जाता है, तो उसकी जो वृक्ष होता है उसे यमुना नदी के किनारे लगाया गया था। क्यों, क्योंकि यमुना नदी में इतने ज़्यादा प्रदूषक हो गए थे, तो लिप्टिस का पेड़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा पानी को सोखता है, तो उसके किनारे लगा दिए गए थे, ताकि धीरे धीरे जब पानी को सोखेंगे तो उसमें जो बैठे हुए हानिकारक जो पदार्थ हैं वो उनको भी सोख लेंगे, है ना, जिससे प्रदूषित नदी का क्या होगा, प्रदूषण स्तर जो होगा वो कम होगा। तो सोचो पेड़ पौधे कितने ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होते हैं कि वो है ना प्रदूषित नीचे धरती के भी प्रदूषण को खींच लेते हैं और धरती को भी क्या बना के रखते हैं, संतुलित बना के रखते हैं, मिट्टी को भी क्या बना के रखते हैं, संतुलित बना के रखते हैं, और है ना, और जलवायु परिवर्तन की जो भी समस्या है उनको सुलझाने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर आगे देखते हैं जल चक्र। अब जल चक्रों को भी प्रभावित करते हैं, अगर वृक्ष रहते हैं तो वो क्या करते हैं, जल चक्रों को भी प्रभावित करते हैं, उसको भी क्या करके रखते हैं, संतुलित करके रखते हैं। जल चक्र कैसे रखते हैं, देखिए जरा, वन जो होते हैं वो जल चक्र नियंत्रित करते हैं, पेड़ पौधों से बारिश की पानी को सोख लेते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं, जो बारिश के पानी को सोख लेते हैं, भूजल स्तर को बढ़ाते हैं, और वन जल संग्रह क्षेत्रों में दुनिया के मीठे पानी के 75% ज़्यादा पानी मिलता है वन जल संग्रह में। देखो वनों वाले जो एरिया है वहाँ पे अगर जल संग्रह हो रहा है तो वहाँ पे मीठा पानी का स्तर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे आसपास धीरे धीरे है ना समुद्री जल का स्तर इतना बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे खारे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है ना, और मीठे जल का पानी कितना 1 पॉइंट कुछ % हमारे पास पीने योग्य पानी है। उस पानी में अगर हमारे पास पीने योग्य इतना कम पानी रहेगा तो हम कैसे, हमारे धीरे धीरे पानी की समस्या आती जाएगी, पानी का धीरे धीरे स्तर बढ़ता चला जाएगा, हमारी समस्या संकट आता चला जाएगा, तो मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ये कैसी होगी, बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं प्रलयकारी स्थिति देखने को मिलेगी हमको।
इसलिए जल को संरक्षित करने के लिए, उसे बचाने के लिए हमें पेड़ों को पहले बचाना आवश्यक है, क्योंकि पेड़ों द्वारा, जो पेड़ों के आसपास के अगर आप देखें पानी को, वो मीठा पानी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर इसके बाद मीठा पानी कितना, 75% आपको मीठा पानी देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, 75% आपको मीठा पानी आसपास, पेड़ों के आसपास देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर इसके बाद देखते हैं जीव, है ना, विविधता के जैव विविधता के संबंधित देखते हैं। जीवों के लिए इसका, वनों का महत्व देखते हैं कि वन जैव विविधता के महत्वपूर्ण भंडार हैं और कई जानवरों के लिए वन प्रकृति आवास है। अब देखिए, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके लिए तो वन ही उनका घर है। अगर आप उनके लिए वन, अब कहते हैं धीरे धीरे कि शेर, चीते, है ना, शहरी आवासों में आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शहरी आवास में वन, चीते नहीं आ रहे हैं। हमारा शहरी आवास धीरे धीरे वनों की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण उनके रहने की जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए वो हमारे एरिया में नहीं, हम उनके एरिया में जाने के कारण, वो तो अपने एरिया में ही है, हम उनके एरिया में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे उनको संकट लगता है। तो वो वहाँ से जब निकलते हैं तो फिर उन्हें चारों ओर एक रहवासी शहर देखने को मिलता है, जिससे उनका जीवन कैसा हो रहा है, संकट में होता जा रहा है। धीरे धीरे उनका घर कैसा हो रहा है, धीरे धीरे उनका घर कम होता जा रहा है, उनका जो रहने की एरिया है वो कम होती जा रही है। और वो ना, हम बोल सकते हैं टेंशन, वो धीरे धीरे वो लोग संकटग्रस्त बढ़ते जा रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। फिर आर्थिक अगर हम तौर पे देखें, चलिए अगर हम आर्थिक तौर पे देखें, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं, मैं समझा देती हूँ बाकी आपको। अब आर्थिक लाभ में देखें तो वनों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, भोजन के कई पदार्थ प्राप्त होती हैं, इत्र प्राप्त, कागज, है ना, कपड़े, है ना, वगैरह, ये होते हैं। हमें वनों से इतनी सारी, आर्थिक तौर पे इतनी सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, है ना। और जो वन से हमें मतलब आर्थिक लाभ होता है, कैसे होगा, देखो, अगर लकड़ियाँ होंगी तो जलाऊ लकड़ियाँ मिलेंगी, बेचने को मिलेगी, फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ मिलेंगी, फिर दवाइयाँ मिलेंगी, भोजन वगैरह, कागज़ पेड़ों से ही बनता है, तो उन कागज़ के लिए लकड़ियाँ मिलेंगी, है ना। कपड़े वगैरह जो रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें ऐसे वन पदार्थ, वन की जो लकड़ियाँ और ऐसे रेशे होते हैं जो वनों से प्राप्त होते हैं, जिनसे कपड़ों का निर्माण होता है। फिर आ जाएगा हम पानी और मिट्टी के लिए, अगर हम देखें वनों का महत्व पानी और मिट्टी के लिए, तो वन मिट्टी और समृद्ध और संरक्षित है ना। वन जो है वो मिट्टी को क्या करता है, समृद्ध करता है और संरक्षित करके रखता है। समुदाय के भूस्खलन और बाढ़ से बचाता है। क्या बचाता है आपको, अगर वन रहेंगे तो अगर जल कहीं एरिया वाले, जल वाले एरिया पे अगर वनों को लगा दिया जाए, जहाँ पे आपकी बाढ़ की समस्या आपको देखने को मिलती है, तो वो बाढ़ की समस्याओं को रोकने में भी उपायदायक रहते हैं। बाढ़ को रोकते हैं, है ना। बाढ़ अगर आ रही है कहीं तो उसको रोकने में क्या करते हैं, वो मदद करते हैं। इसके बाद अगर हम कृषि में देखें तो वन फसलों और वन, है ना, जो रहते हैं वो पौधे, फसलों को उगाने के लिए ज़रूरत समृद्ध मिट्टी को क्या बनाते हैं, उत्पादक बनाते हैं। अगर आसपास आपको खेती करनी है तो वहाँ पे आपने बहुत पहले, अब तो जो किसान हैं वो बड़े बड़े जो वृक्ष उनके मेड़ों के किनारे लगे होते थे, अब तो वो मेड़ों पे वहाँ पे भी और अपनी फसल बोने के लिए उन मेड़ों को भी ख़त्म कर देते हैं, जिनके कारण इतने लड़ाइयाँ आपको देखने को मिलती हैं। वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष लगे होते थे, जो आपके है ना पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ज़्यादा आरामदायक होते थे, फल लगते थे, फलदार पौधे लगा दिए जाते थे, जो आपके समय समय पर मौसमी फलों को भी आपको देते थे। और साथ में वो आपकी मृदा को संतुलित करके रखते थे, मृदा को संतुलित करते और वहाँ की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए रखते थे, जो अब धीरे धीरे कैसी होती जा रही, संकटग्रस्त होती जा रही है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास थी ये कंप्लीट होती है। आज जो हमने देखना था हमारे लिए प्रदूषण से संबंधित जो भी, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है आज का टॉपिक। आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा, अब आगे हमारे ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब हम नए टॉपिक, हमारी नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि उस नए टॉपिक में क्या रहेगा, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा। हिंदी की क्लास भी अगर आप देख रहे हैं तो वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए आप हिंदी की क्लासेस भी देख सकते हैं, टॉपिक सेम है सब आपके, तो आप उनके लिए भी हिंदी क्लासेस देख सकते हैं। EVS के आप टॉपिक जिस एग्ज़ाम में अगर EVS रिलेटिव हो, जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उनसे रिलेटिव कोई आपका आता है तो उनके लिए भी आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास को, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और आज आपने पूरी क्लास देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।